हेलो बच्चा पार्टी, देखो चैप्टर 15 हम पढ़ रहे थे किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो चैप्टर 15 पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने जो पार्ट 1 कवर किया। ये हमारा जो आज का सेशन है वो पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 15 का, और 15वां लेक्चर है। तो जो हमने पार्ट 1 देखा तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, यानी कि किसी कोई भी अपराध अगर होता है तो उसका संज्ञान कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है। अब यहाँ पे एक सेशन न्यायालय द्वारा जो संज्ञान की बात मैंने कहा था तो उसके कुछ एक्सेप्शन बताए हैं कब उस संज्ञान लेगा। डायरेक्टली संज्ञान नहीं लेता है सेशन न्यायालय। वहीं आज हम इसी लेक्चर को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए विवाह हुआ, ठीक है, और विवाह के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध हो जाता है जैसे क्रूरता हो गई या फिर अन्य कोई अपराध हुआ विवाह से संबंधित, तो उसका अभियोजन किस तरीके से चलाया जाएगा। मानहानि के विरुद्ध अगर अपराध होता है तो यहाँ पे उसका अभियोजन किस तरीके से चलाएगा, विद केस में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यह आज हमारा चैप्टर 15 है। तो बने रहिए इन तक। वहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी जो हमारा चैप्टर है धारा 210 से 222 तक तो था, 210 से 215 तक के प्रोविजन हमने कवर किए। कहाँ तक, 215 तक। आज जो हमारा सेक्शन है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है धारा 216 से। तो धारा 216 क्या बात करती है, ये धमकी के बारे में बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर धमकी दी जाती है या फिर कोई अगर विटनेस है, कोई साक्षी है, किसी भी मामले का गवाह है, तो अगर उसको धमकी दी जाती है तो वो जो विटनेस है या फिर वह व्यक्ति है जिसको धमकी दी जा रही है तो क्या करेगा। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया, यानी मेनली यहाँ पर जो विटनेस होते हैं, विटनेस को अगर धमकाया जाता है तो जो विटनेस है वो क्या कर सकता है, आपका यहाँ पे परिवाद दाखिल कर सकता है। ठीक है, जो आपके बीएनएस की धारा 232 में इसी से संबंधित प्रावधान किया गया है कि साक्षियों को धमकाने से संबंधित। ठीक है, तो अब ये जो 195A हुआ करता था किसमें, हमारे सीआरपीसी में, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अब उसको कहाँ कर दिया, धारा 216 में कर दिया गया। यहाँ पे कहता है कि अगर बीएनएस की धारा 232 का अपराध किया जाता है तो बीएनएस की धारा 232 क्या कहलाती है, तो इसी के बारे में बात करता है कि धमकी देने संबंधित विटनेस को। तो अगर उसका यहाँ पे अपराध होता है तो उस अपराध में परिवाद फाइल किया जा सकता है, यानी जिसको धमकी दी जा रही है वो क्या कर सकता है, वो परिवाद फाइल कर सकता है। उसके बाद आती है धारा 217, जैसे हमने पढ़ा था जो धारा 213 थी। ठीक है, जैसे धारा 215, ठीक है, तो धारा 215 थी उसी तरह से धारा 217 भी है। तो जैसे इंपॉर्टेंट वो था ऐसे यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी अपराध का अभियोजन चलाया जाना है तो उसके पहले पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है। तो कौन कौन से ऐसे अपराध है जहाँ पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है, तो ये कहता है स्टेट के विरुद्ध अपराध, यानी कि जो राज्य के विरुद्ध अपराध हैं उसमें ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि अगर राज्य के विरुद्ध अपराध किया जा रहा है या फिर अगर ऐसे राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, अगर ऐसा अपराध हो रहा है तो उसके लिए अगर अभियोजन चलाना, अभियोजन का मतलब उसके लिए जो प्रोसिक्यूट करना है अगर किसी भी व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें दो सबसेक्शन पहले यहाँ पे देखिए। पहला सबसेक्शन क्या कहता है कि कोई न्यायालय निम्न अपराध का संज्ञान केंद्रीय या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर ये जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं तो 3 पॉइंट्स का अगर अपराध होता है तो इन अपराधों में क्या किया जाएगा, इन अपराधों का संज्ञान लेने से पहले अगर जिस न्यायालय में संज्ञान दिया है ना, ठीक है, जो न्यायालय संज्ञान लेना चाहता है वो संज्ञान लेने से पहले क्या करेगा, पूर्व मंजूरी लेगा। किसकी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेगा या स्टेट गवर्नमेंट की लेगा, यानी कि जहाँ से अपराध होना है, यानी कि जिसके अगेंस्ट में, जैसे केंद्र सरकार से संबंधित अपराध है तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी, राज्य सरकार से है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी। तो यहाँ पे देखिए अब कौन कौन से ऐसे अपराध हैं। तो पहला कहता है कि बीएनएस के अध्याय 7, अब जो चैप्टर 7 आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता का, वो क्या कहता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध, जिसे आप आईपीसी देखते थे ना, आईपीसी में सेक्शन 121 हुआ करता था, 121A हुआ करता था, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने की तैयारी करना, उसका दुष्प्रयोग करना, षड्यंत्र करना, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर 7 अब हो चुका है बीएनएस में।
तो चैप्टर 7 राज्य के विरुद्ध अपराध की बात करता है, जो कहाँ से बताया गया है, सेक्शन 147 से 158 तक के प्रोविजन इसमें कवर किए गए हैं चैप्टर 7 में। साथ ही साथ अगर चैप्टर सेक्शन 196 आता है, सेक्शन 196 क्या बात करता है बीएनएस का, धर्म, मूल बस, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर अगर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का संप्रवर्तन कराना ताकि वो एक दूसरे के दुश्मन बने रहें, इस तरीके से अगर कोई अपराध किया जाता है, या धारा 299 क्या कहती है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है उसके बारे में है। धारा 351 क्या कहती है, ये आपराधिक अवित्राश की बात करता है, यानी धमकी से संबंधित प्रावधान है। 351 क्लॉज 1 की बात करता है, या फिर ऐसे अपराधों का षड्यंत्र रचा जाता है, या फिर बीएनएस की धारा 47 में वर्णित दुष्प्रेरण का अपराध है। तो दुष्प्रेरण 47 में क्या बताया गया है बीएनएस के, तो बीएनएस के 47 में बताया गया है कि अगर मान लीजिए भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण किया जा रहा है, यानी कि अपराध कहाँ किया जाना है, भारत से बाहर किया जाना है, उसका दुष्प्रेरण कहाँ किया जा रहा है, भारत के अंदर किया जा रहा है, तो उससे संबंधित अगर अपराध होता है तो इन सभी में या तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी या फिर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। लेकिन कब, किस चीज़ के लिए, उस अपराध का संज्ञान करने के लिए। अगर कोई न्यायालय संज्ञान लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ अपराध बताए गए हैं अब, और जिसे दूसरे क्लॉज में क्या कहते हैं कि कोई न्यायालय निम्न अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट। ऊपर हमने क्या देखा था कि या तो केंद्रीय सरकार था या फिर राज्य सरकार था, लेकिन यहाँ पे एक और जोड़ देता है, एक व्यक्ति आ जाता है। कौन आ जाता है, डीएम, यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी भी पूर्व मंजूरी ली जा सकती है। लेकिन कौन से अपराध में, जो बीएनएस की धारा 197 है, धारा 353 2 है, या फिर धारा 353 उपधारा 3 है, इसके तहत अपराध होता है, या फिर ऐसे अपराधों का षड्यंत्र रचा जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद ही ऐसे अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान क्या होता है हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। अगली बात समझ में, तो देखिए अब यहाँ पे जो बीएनएस की धारा 197 है, तो 197 मैंने क्या बताया कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले, अगर कोई ऐसे आप शब्द बोलते हो, कोई व्याख्यान देते हो, व्याख्यान करते हो कि जो राष्ट्रीय एकता होती है, यही राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव पड़ता है उस वाक्यांश से, तो फिर उसके लिए अपराध क्या करना होगा, या तो डीएम की पूर्व मंजूरी लेनी होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर 353 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की बात की जाए तो 353 बेसिकली बात क्या कहता है, लोक दृष्टिकारक वक्तव्य की बात करता है। तो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग याद रखिए बस, हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे अपराधों का षड्यंत्र रचा जाए तो इसमें प्रीवियस कंसेंट लेनी होगी। उसके बाद आता है थर्ड नंबर प्रोविजन क्या कहता है, कोई न्यायालय बीएनएस की धारा 61(2), अब ये 61(2) क्या कहलाती है, यानी 61 क्लॉज 2। तो 61 जो है, 61 क्लॉज 1 क्या कहता है, आपराधिक षड्यंत्र की बात करता है, यानी कि जो आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है उसकी परिभाषा बात करता है। सेक्शन 61 क्लॉज 2 की बात करें तो वहाँ पे क्या बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट की बात करता है, और वहाँ भी पनिशमेंट 2 तरह की बताई गई है। तो उसमें क्या कहता है कि ऐसे मामले किसमें यहाँ पे सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कौन से षड्यंत्र में, तो यहाँ पे कहता है कि 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के आपराधिक षड्यंत्र में संज्ञान तब नहीं लेगा जब तक राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने की लिखित सहमति ना दे दी हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब इसका मतलब ये है, अब मतलब ये होता है, देखिए अगर मान लीजिए 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध का षड्यंत्र रचा गया है और वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका संज्ञान तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि यहाँ पे लिखित सहमति ना दे दी गई हो। किसकी बात कर, रिटर्न में कंसेंट की बात करता है, वो भी किसकी, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ये 2 लोगों की बात करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब तक यह लिखित सहमति ना दे दे कार्रवाई शुरू करने की, तब तक इसके तहत कोई भी अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा, ना ही संज्ञान लिया जाएगा। परंतु
एक चीज़ और कहता है कि ऐसा सडन जिसे धारा 215 लागू है वहाँ ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब हमने 215 पढ़ा था, अब 215 क्या है वो आप एक बार बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर 215 अगर यहाँ पे आती है, अगर वह लागू हो जाती है षड्यंत्र में, तो इस ऐसे षड्यंत्र में ना किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। बिना कंसेंट के यानी बिना सहमति के क्या किया जा सकता है, इसका संज्ञान लिया जा सकता है या फिर इसमें अभियोजन चलाया जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद आता है जो सेक्शन 218 है, धारा 218। पहले 197 हुआ करता था, अब धारा 218 है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, जो BNS है भारतीय न्याय संहिता, उसमें न्यायाधीश कहाँ पे परिभाषित है, कौन सी धारा में परिभाषित है, और लोक सेवक कौन सी धारा में परिभाषित है। ये हम BNS जब पढ़े थे तब पूरा का पूरा एक एक चीज़ क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो आपको बस मुझे पूरा नहीं बताना है, बस इतना बताना है, सेक्शन बताना है कि न्यायाधीश की परिभाषा कहाँ पे है और लोक सेवक की यानी पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि अगर न्यायाधीश और लोक सेवकों का अभियोजन चलाना है, जो जज साहब हैं उनका अभियोजन चलाना है, कोई पब्लिक सर्वेंट है उनका यहाँ पे अभियोजन चलाना है, तो क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है, क्या है, या तो न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है या लोक सेवक है, अगर उस पर यह अभियोग लगाया जाता है या अभिकथन किया जाता है कि अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में उसने अपराध किया है, यानी कि जब वह ड्यूटी कर रहा, ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, उस टाइम पे क्या किया है, इसने अपराध किया है, तो यहाँ पे जो न्यायाधीश है या लोक सेवक है उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, उसको हटाने के लिए सबसे पहले तो उस सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। अब कौन से सरकार से लेनी होगी, अगर उन न्यायाधीश लोक सेवक जो हैं उनको अपॉइंटमेंट किसने की दिया है या उनकी नियुक्ति अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेनी होगी उनको हटाने के लिए, या फिर अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने किया है उनको अपॉइंट तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा। अब इसमें एक केस है, केस कौन सा है, इंदिरा देवी बनाम राजस्थान राज्य SC यानी सुप्रीम कोर्ट। अब इस मामले में बेसिकली क्या बोला गया था कि यदि मान लीजिए लोक सेवक को अभियोजित करना है, ठीक है, लोक सेवक को सेक्शन 197 के तहत, यानी जो ये पहले का केस है, तो यहाँ पे कहता है जो सेक्शन 190 CRPC में क्या यही चीज़ बताया गया था, तो सेक्शन 197 जो अब क्या हो गया, धारा 218 हो गई। अगर इसके तहत अभियोजन चलाना है किसी लोक सेवक पे, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर अनुमति लेनी है उसको हटाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ ये देखना होगी कि जो उसने अपराध किया है, जो कथित कार्य है, वो सीधे तौर पर क्या शासकीय कर्तव्य से जुड़ा है। अगर शासकीय कर्तव्य से जुड़ा पाया गया तो फिर वहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर वहाँ पर अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है और अनुमति ली जाएगी। अब आती है विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन। अगर मान लीजिए विवाह के विरुद्ध अपराध हुआ है तो उसका संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कौन आएगा भाई कि ये ऐसा अपराध हुआ है तो संज्ञान ले लें। तो यहाँ पे कहता है फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, यदि कोई न्यायालय BNS की धारा 81 से 84 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा। अब जब विवाह के विरुद्ध अपराध होते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट के माध्यम से ही किया जाएगा। वो भी कौन कंप्लेंट करेगा, जो उस विवाह से व्यथित है, यानी विवाह के विरुद्ध जो अपराध हुआ है, अपराध से जो व्यथित है, जो पीड़ित व्यक्ति है, सिर्फ वही क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, परिवाद फाइल कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हो गई जनरल सी बात। इसके अपवाद भी हम पढ़ेंगे कि अन्य व्यक्ति कब फाइल कर सकें। तो पहली चीज़ तो याद देखिए कि धारा 81 से धारा 84 क्या बात करता है BNS की। तो जो सेक्शन 81 है, सेक्शन 81 क्या बात करता है कि प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा अगर सहवास कारित कर लिया जाए, यानी कि धोखे में रखकर किसी महिला को मान लीजिए किसी उसने उत्प्रेरित किया किसी पुरुष ने और उसके साथ क्या कर ले, इंटरकोर्स कर ले, सहवास कर ले, तो फिर यहाँ पे इसके बारे में सेक्शन 81 कहता है। सेक्शन 82 बात करता है आपका पुनर्विवाह, यानी कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह कर लेना, उसके जीवित रहते हुए, जबकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ हो और उन्होंने क्या कर लिया, पुनर्विवाह कर लिया, तो उसके लिए 82 में अपराध बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दो बार शादी कर नहीं सकता, एक ही बार कर सकता है।
उसके बाद 83 आता है। सेक्शन 83 क्या बात करता है, विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। इसकी हेडिंग ये है। आप बीएनएस देखोगे ना तो बीएनएस में आपको ये सारे सेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विवाहित महिला को फुसलाकर ले जाता है, महिला कैसी है, विवाहित है, किसी दूसरे के साथ उसका विवाह हुआ है और कोई व्यक्ति आए उसको विवाह फुसलाकर लेके चला जाए तो वो सेक्शन 84 में हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सेक्शन 84 है तो सेक्शन 84 में जो व्यथित व्यक्ति कौन कहलाएगा, वो हमेशा पति ही कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि पत्नी उसकी है, उसको किसी ने फुसला के लेके चला गया तो यहाँ पे जो व्यथित होगा वो सिर्फ पति कहलाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हमने क्या पढ़ा, जनरल रूल कि व्यथित व्यक्ति ही परिवाद कर सकता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि अन्य व्यक्ति कब परिवाद फाइल कर सकेंगे। तो जहाँ ऐसा व्यक्ति मान लीजिए बालक है, जो व्यथित व्यक्ति है, मान लीजिए जो पीड़ित है, वो कैसा है, वो बालक है, 18 वर्ष से कम आयु का है, वो तो केस फाइल नहीं कर सकता। या फिर मान लीजिए विकृत चित्त है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, पागल टाइप का रहता है, कभी कभी पागल हो जाता है। या फिर बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, यानी कि बौद्धिक रूप से सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, उसको कब क्या बोल दे, कैसा बोल दे, उसको कोई उसका परिणाम नहीं जानता, उसका जो बोल रहा है उसका क्या परिणाम होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसको कोई रोग या अंग शैथिल्य है जिसके कारण से वो परिवाद नहीं कर सकता, परिवाद करने में असमर्थ है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जो व्यथित है, वो जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के कारण लोगों के सामने ही नहीं आती है, कि उनकी जो रूढ़ी है, जो प्रथा है, उनकी ये रूढ़ी पता है कि तुम सबके सामने नहीं आओगे। अब भाई जब सबके सामने नहीं आएंगे तो यहाँ पे केस कैसे चलेगा, फिर कैसे फाइल होगा। तो उसके लिए यहाँ पे उसके अलावा भी कोई व्यक्ति उसके बिहाफ पे कोई फाइल कर सकता है, जो उसके रिश्तेदार नातेदार जो भी होंगे, चाहे भाई बहन माता पिता, कोई भी कर सकता है। अब दूसरा अपवाद यहाँ पे ये कहता है कि मान लीजिए ऐसा व्यथित व्यक्ति, मान लीजिए पति है, ठीक है, हस्बैंड है, और हस्बैंड कहाँ पे ड्यूटी करता है, किसी सशस्त्र बल में, मान लीजिए आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, कहीं भी वह सेवा कर रहा है, और उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने क्या किया है, ये प्रमाणित कर दिया कि भाई उसको परिवाद फाइल करने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो फिर यहाँ पे लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए उसके कमांडिंग ऑफिसर से, कमान ऑफिसर से, कि उसको छुट्टी नहीं मिल सकती परिवाद करने के लिए, तो फिर उसके बिहाफ पे कोई अन्य व्यक्ति भी फाइल कर सकता है। तीसरा आता है जहां बीएनएस की धारा 82 के तहत व्यथित व्यक्ति पत्नी है। सेक्शन 82 क्या था, सेक्शन 82 था पुनर्विवाह। मान लीजिए जो हस्बैंड था उसने पुनर्विवाह कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया, जबकि उसकी पत्नी जीवित थी। तो फिर अगर ये किसके विरुद्ध अपराध हुआ, उस महिला के विरुद्ध, यानी पत्नी के विरुद्ध अपराध हुआ। तो जब पत्नी के विरुद्ध अपराध होता है तो वहां फिर सेक्शन 82 की बात करता है सिर्फ। अगर इसमें अगर पत्नी व्यथित है तो उसकी ओर से उसके माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, उसके पिता, उसके माता के भाई बहन, कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, परिवाद दाखिल कर सकता है। तो ये हो गया अपवाद। आपको समझ में आया, जनरल रूल भी समझ में आ गया होगा, परिवाद भी समझ में आ गया, अपवाद भी समझ में आ गया होगा कि कब कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद दाखिल कर सकता है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 6, ठीक है ना। बाकी जो छूट रहे हैं ना वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, पता है क्योंकि ये वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ उसको मैं लेके आया हुआ हूँ। उसके बाद दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए महिला के पति से भिन्न, यानी कि जो महिला है उसके पति से भिन्न कोई भी व्यक्ति बीएनएस की धारा 84 के अधीन व्यथित नहीं समझा जाएगा। अब सेक्शन 84 मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए किसी महिला को कोई मतलब विवाहित महिला को कोई फुसलाकर लेके चला जाए तो उससे व्यथित कौन होगा, पीड़ा किसको होगी, सिर्फ पति को। यहाँ पे व्यथित किसको माना गया, सिर्फ पति को माना गया। उससे भिन्न कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल नहीं कर सकता, सिर्फ पति कर सकता है। उसके बाद आता है सब सेक्शन 6। अब यहाँ पे कहता है कि कोई न्यायालय बीएनएस की धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान। अब 64 किसके बारे में बात करता है, यह बात करता है रेप के बारे में, यानी कि जो बलात्संग से मामले होते हैं ना उसके बारे में बात किया जाता है। तो उसमें आप देखोगे तो एक टर्म मिलती है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ अगर रेप करता है या बलात्संग करता है तो उसके कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि अगर सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस के तहत अगर किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी, शादी हो चुकी, विवाह भले हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो कितने 18 वर्ष से कम आयु की है, अगर उसके साथ इंटरकोर्स करता है
तो उस दशा में जो उसकी पत्नी है या फिर उससे संबंधित जो भी है वो क्या कर सकते हैं, परिवाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन लगा देता है। कंडीशन क्या लगाता है कि जब ये ऐसा इंटरकोर्स हुआ होगा तो उस तारीख से उसके 1 वर्ष के भीतर ऐसा परिवाद किया जा सकता है। अगर 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है उसके बाद आप जागते हो कि नहीं अब मुझे परिवाद दाखिल करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो आप ही की पत्नी थी, फिर भी आपको 1 वर्ष का टाइम दिया गया था। काफ़ी टाइम है 1 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष के अंदर आपको परिवाद दाखिल करना होगा। अगर 1 वर्ष से अधिक हो गया तो फिर यहाँ पे आप परिवाद दाखिल नहीं कर सकते हो। विवाह संबंधी अपराध समझ में आए कि नहीं आए? आ गया ना? हाँ, तो एक लाइक भी करते चलो। अब यहाँ पे आता है धारा 220 जो 198A हुआ करता था, ठीक है। ये क्रूरता से संबंधित बात करता है। जो क्रूरता होती है ना, जो पत्नी के नाते, जो पति के नातेदार या फिर पति या फिर उसके जो भी रिश्तेदार होंगे वो अगर क्रूरता करते हैं किसी महिला के साथ, ठीक है, तो उसके बारे में प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट या व्यथित व्यक्ति या उसके नातेदार के परिवार से किया जाए। अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ क्रूरता किया जा रहा है कि उसके ससुराल वाले क्रूरता कर रहे हैं, हो सकता है दहेज के लिए कर रहे हैं या फिर किसी अदर चीज़ के लिए कर रहे हैं, अदर रीजन के लिए, तो फिर वहाँ पे या तो क्या कर सकते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट पर भी यहाँ पर मामला संसित किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो व्यथित व्यक्ति है उसके द्वारा परिवाद भी किया जा सकता है। उसके नातेदार रिश्तेदार होंगे, उसके माता पिता होंगे, उनके द्वारा भी क्या परिवाद दाखिल किया जा सकता है अगर ये क्रूरता के संबंधित हो गया। उसके बाद आता है धारा 222। अब धारा 222 मानहानि की बात करता है। अब ये मानहानि जो है ना, इसमें 2 टर्म बताई गई है। एक होता है साधारण मानहानि और एक होता है वीआईपी मानहानि, या ठीक है, वीआईपी डेफेमेशन। तो वीआईपी लोगों की जो होती है, वीआईपी लोग कौन होते हैं? जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, जो आपके प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मंत्री हो गए, चाहे संघ के हों चाहे राज्य के हों, ठीक है। इस तरह के जो प्रशासनिक क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए है यहाँ पे वीआईपी डेफेमेशन। यहाँ पे कहता है कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 मानहानि की बात करता है। तो इसके अधीन अगर दंडनीय अपराध है तो फिर उसका संज्ञान परिवाद पर ही किया जाएगा। लेकिन किसके द्वारा परिवाद किया जाएगा? जो व्यथित व्यक्ति है, यानी जिसकी मानहानि की गई, जिस उस मानहानि से जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या कर सकता है? वो परिवाद दाखिल कर सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे विवाह वाले में परिवाद करने के अपवाद थे, तो अपवाद तो हर जगह मिलेंगे, तो यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। यहाँ पे कहता है कि निम्न व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति भी परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो निम्न व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे मान लीजिए जिसकी मानहानि की गई या फिर जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तो मान लीजिए वह व्यक्ति बालक है, 18 वर्ष कमाई का है, विकृत है, बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है, या फिर मान लीजिए उसको कोई रोग या अंग शैथिल्य है, ग्रस्त है, महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों के रीतियों के कारण लोग सामने नहीं आती, तो इनके बिहाफ पे क्या किया जा सकता है? कोई अन्य व्यक्ति भी मानहानि के लिए केस दायर कर सकता है। अब एक चीज़ और, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ से संबंधित कोई अगर बात करनी हो तो पीडीएफ संबंधित पूरी बात आपको इसी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको पूछनी पड़ेगी, ठीक है। और देखिए, अगर आपको अभी सिर्फ बीएनएस का पीडीएफ कंप्लीट है, अगर आपको बीएनएस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरा क्लोज यहाँ पे क्या कहता है कि जब बीएनएस की धारा 356 के दिन मानहानि निम्न व्यक्ति के विरुद्ध हो, यानी कि कौन से व्यक्ति के विरुद्ध हो, तो और अपराध किए जाते समय, यानी जिन व्यक्तियों के विरुद्ध हो रहे हो वो अपराध किए जाते समय क्या रहे हो? भारत के राष्ट्रपति रहे हो, उपराष्ट्रपति रहे हो, राज्य का राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक रहा हो, संघ या राज्य का मंत्री रहा हो, संघ या राज्य के कार्य के संबंध में कोई पब्लिक सर्वेंट रहा हो, अगर इनकी मानहानि की जाती है तो फिर इनकी मानहानि के लिए ना इस स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है। इसके लिए स्पेशल प्रक्रिया भी बताई गई है। तो इसकी स्पेशल प्रक्रिया कहाँ बताई है? धारा 260 में, उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किया गया हो तो फिर यहाँ पे जिसका जो संज्ञान लिया जाए, किसके द्वारा लिया जाएगा? सेशन न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। साथ ही साथ सेशन न्यायालय संज्ञान तो लेगा, उसे मामला सुपुर्द हुए बिना, यानी कि इसमें सुपुर्द करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेशन न्यायालय इसका आरंभिक अधिकार था इस मामले में, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है? उसका संज्ञान ले सकता है। लेकिन कब लेगा? जो लोक अभियोजक है जो लोक अभियोजक है उसके द्वारा एक लिखित परिवाद किया जाएगा,
अब लिखित परिवाद कब किया जाएगा ये भी आप देख लीजिए। जो इसके सब क्लॉज 5 है वो क्या कहते हैं, सेशन न्यायालय उपधारा 2 के अधीन संज्ञान तभी लेगा जब अपराध किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर परिवाद किया हो, यानी जब ऐसा अपराध हुआ है उसके 6 महीने के भीतर जो लोक अभियोजक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो क्या करेगा, एक लिखित परिवाद करेगा और लिखित परिवाद दाखिल करेगा तो उसके बाद कौन संज्ञान लेगा, सेशन न्यायालय संज्ञान लेगा। अब इसकी एक प्रक्रिया बताई गई, जो उपधारा 2 है ना, ये राज्यपाल राष्ट्रपति ये सब है, इसके लिए एक धारा 260 में एक प्रक्रिया बताई गई है। तो धारा 260 अब इसको देखते हैं। अब देखिए जो धारा 260 है आपकी बीएनएसएस की, इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, जो आपका धारा 222 का सब क्लॉज 2 है उसके साथ आपको पढ़ना है धारा 260, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया बताई गई है। जब विचारण किया जाता है ना तो उसमें एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर धारा 222 क्लॉज 2 के अधीन संस्थित मामलों में क्या प्रक्रिया होगी। इसका पहला क्लॉज कहता है धारा 222(2) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण किस तरीके से करेगा, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया है। यानी कि जब मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष 2 तरह की रिपोर्ट यहाँ पे रिपोर्ट आती है, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे संज्ञान लिया जाता है, पहला तो इसका जब विचारण किया जाएगा तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है जब मामला पेश होता है। दूसरा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, तो जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया है ना, जो धारा 267 से लेकर धारा 270 तक बताई गई बीएनएसएस की, उसी के अनुसार यहाँ पे उसका विचारण किया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी, यानी जो परिवाद कर रहा है या फिर जो सामने वाला है, अगर उसको लगता है कि इसका विचारण के बंद कमरे में किया जाना चाहिए तो बंद कमरे में किया जा सकता है, या फिर न्यायालय अगर उस न्यायालय को प्रतीत होता है कि बंद कमरे में किया जाना चाहिए, इसका कैमरा ट्रायल होना चाहिए तो फिर कैमरा ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद 4th सबसेक्शन आता है कि न्यायालय का यदि समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने को उचित कारण नहीं था, मान लीजिए यहाँ पे परिवाद दाखिल कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे लगता है न्यायालय को कि ऐसा कोई रीजन ही नहीं था ऐसा परिवाद लाने का, अभी कोई अभियोग ही नहीं था बनता, तो फिर यहाँ पे अभियुक्त को 5,000 रुपये से अधिक रुपए का प्रतिकर देने का आदेश करेगा। यानी कि अब ये जैसे ए है, ठीक है, ए ने क्या किया, राष्ट्रपति पे लगा दिया, मानहानि किया, ठीक है, और राष्ट्रपति ने क्या किया कि इन्होंने एक परिवाद दाखिल करवाया। परिवाद दाखिल करवाने के बाद यहाँ न्यायालय को लगा कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो फिर यहाँ पे जो न्यायालय है आदेश करेगा इनको, राष्ट्रपति को, कि आप 5,000 रुपये से अनधिक, यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, 5,000 रुपये तक की बात करता है, 5,000 रुपये से कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 5,000 रुपये तक की प्रतिकर किसको दिलवाया जाए, ए को दिलवाया जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्या कहता है, उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर वसूल किया जाएगा जैसे मानव मजिस्ट्रेट। अब मान लीजिए प्रतिकर वसूल कैसे किया जाएगा, प्रतिकर ऐसे इस तरह से, यानी जो कंपनसेशन इस तरीके से वसूल किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जुर्माना आरोपित किया गया, जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद अगर इसकी अपील भी करना चाहें, अगर जो प्रतिकर का आदेश हुआ है उसकी अपील भी करना चाहें ना, तो अपील भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट में अपील होगी, बाकी और कहीं इसकी अपील नहीं होगी। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम जो चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं आपको मजिस्ट्रेट से परिवाद के बारे में, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।